जोशीमठ मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली अदालत में याचिका दायर की गई है कि जोशीमठ में धंसान को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। इन सबके बीच रविवार को डिजास्टर मैनेजमेंट सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने जोशीमठ पहुंचकर दरार वाले इलाकों और घरों का जायजा लिया। उन्होंने औली, रोपवे और शंकराचार्य मठ वाले इलाके में भी जानकारी जुटाई। उनके साथ कई जियोलॉजिस्ट भी मौजूद थे। इलेक्शन रिफॉर्म पर आज चुनाव की आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग मशीन को लेकर सभी दलों से चर्चा करने वाला है और फ्यूचर प्लान की भी जानकारी देने वाला है। चुनाव आयोग की मीटिंग से पहले दिल्ली में विपक्षी दलों ने बैठक की और रिमोट वोटिंग मशीन पर चर्चा के लिए रणनीति भी बनाई। विपक्षी दलों की ओर से दिग्विजय सिंह ने कहा कि रिमोट वोटिंग मशीन के विरोध में सभी विपक्षी पार्टियां हैं। रिमोट वोटिंग के जरिए जो लोग अपने घरों से दूर रहते हैं वो लोग भी वोट डाल सकते हैं। अग्निवीरों के पहले बैच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं के अग्निवीरों से वर्चुअली संवाद भी कर रहे हैं। 2022 दिसंबर माह में इन युवाओं की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। ट्रेनिंग विभिन्न आर्मी कैंपों में हुई थी। ट्रेनिंग के बाद इन अग्निवीरों को तीनों सेनाओं में तैनाती की जाएगी और अग्निवीरों में 17 साल से 23 साल के युवा शामिल। जालंधर के काला बकरा गांव से एक बार फिर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है। कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी के निधन के कारण 24 घंटे तक निलंबित रहने के बाद फिर से यात्रा शुरू की गई। कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई। आज से मिशन दक्षिण पर प्रियंका गांधी वाड्रा निकल रही हैं। सबसे पहले वो बेंगलुरु पहुंचेंगी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी, जिसमें कर्नाटक के लिए मैनिफेस्टो बनाने पर मंथन की उम्मीद जताई जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस महिलाओं के लिए विशेष घोषणा पत्र जारी कर सकती है। दिल्ली में आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। 2 दिनों की इस बैठक को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम 4 बजे संबोधित करने जा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कार्यकारिणी के सदस्यों को संबोधित करेंगे। बैठक से पहले आज दिल्ली में बीजेपी रोड शो करने जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी मेगा रोड शो में हिस्सा लेंगे। इस साल 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाली हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल इसी महीने 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। इसलिए भी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में राजनीतिक आर्थिक मुद्दों के साथ कई अहम मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए जेपी नड्डा के कार्यकाल का विस्तार भी इसी कार्यकारिणी में किया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है। 3 दिन तक सदन की कार्यवाही चलेगी। जरूरत के हिसाब से इसे और बढ़ाया जा सकता है। एलजी-वीके सक्सेना से तनातनी के बीच आम आदमी पार्टी ने इस सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं रखा, जिसकी वजह से बीजेपी आक्रामक मूड पर नजर आई। बक्सर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। बीती रात यह हादसा हुआ। बक्सर से पटना जाने के दौरान काफिले की गाड़ी का ड्राइवर अपना संतुलन खो बैठा और पुल के पास ही हादसा हो गया। इस हादसे में एक महिला एसआई समेत 5 पुलिस वाले जख्मी हो गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने खुद इस घटना की जानकारी दी। बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर विवादित बयान को लेकर बीजेपी का लगातार विरोध जारी है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान के खिलाफ कल बीजेपी ने सहरसा में रामचरितमानस का पाठ किया। मौसम विभाग का कहना है कि 16 से 18 जनवरी के बीच दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में शीतलहर चलेगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कह दिया कि पश्चिम विक्षोभ का असर खत्म होने वाला है और तापमान में गिरावट हो सकती है। इससे पहले दिल्ली में 5 जनवरी से लगातार 5 दिन तक शीतलहर चली। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू का तापमान भी गोता लगाने लगा है और पारा 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड की वजह से आम जनजीवन पर असर देखने को मिल रहा है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा उत्तर भारत भी कड़ाके की ठंड की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद जैसे उत्तर प्रदेश के शहर भी ठंड की चपेट में नजर आ रहे हैं। लोग घरों से निकलना पसंद नहीं कर रहे।
लखनऊ में कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन ने 1 से कक्षा 8 तक के स्कूलों की टाइमिंग को बदल दिया। 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूलों को चला जाएगा। इसके अलावा गाजियाबाद, अयोध्या, कानपुर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों का समय बदलाव। औली में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद नजारा खूबसूरत हो चला। इस बार औली में देर से बर्फबारी हुई, इसलिए पर्यटकों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन अभी भी उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। चेयरलिफ्ट की सुविधा का आनंद भी पर्यटक जमकर उठा रहे हैं। दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी का 148वां स्थापना दिवस रविवार को मनाया गया। आईएमडी की स्थापना सन 1875 में की गई थी। स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 8 से 9 सालों के बीच वेदर फोरकास्ट की सटीक जानकारी उपलब्ध हुई। तमिलनाडु में मट्टू पोंगल के दिन मदुरई के 3 गांवों में रविवार को जल्लीकट्टू की शुरुआत होगी। दूसरे दिन का खेल आज मदुरई के पेलमेडु में तमिलनाडु के मंत्री पी मूर्ति ने झंडा दिखाकर इसकी शुरुआत की। खेल के दौरान सुरक्षा का खास इंतजाम देखने को मिला। बिहार के बोधगया में 3 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बोधगया की भूटान बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के रंग बिरंगे कपड़ों का पहनकर कलाकार पारंपरिक नृत्य करते हुए नजर आए। ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए नवी मुंबई में ट्रैफिक पुलिस ने रोड सेफ्टी वीक मना रहा है। इसमें यमराज बना शख्स सड़कों पर लोगों को यातायात के नियम समझा रहा है। राजस्थान के पाली में अंबेडकर भवन में एक अनोखे स्कूल का संचालन पिछले 7 सालों से हो रहा है। इस स्कूल में गरीबों के वैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है जो गरीबी की वजह से गंदे कामों में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीआरओ के जवान सड़कों पर जमा बर्फ को हटाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। यहां 57 किलोमीटर लंबा हाईवे ताजा बर्फबारी की वजह से चपेट में आ गया, जिसके कारण जवान बर्फ को हटाने का सिलसिला लगातार जारी है। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ने श्रीलंका से सीरीज का तीसरा वनडे जीत लिया। भारत ने यह मैच 317 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया और सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया। टीम इंडिया ने पहला वनडे 67 और दूसरा 4 विकेट से जीता था। हॉकी विश्व कप 2023 में भारतीय टीम का दूसरा मुकाबला इंग्लैंड के साथ ड्रॉ पर खत्म हुआ। पहले मुकाबले में स्पेन के खिलाफ जीत दर्ज करने वाली टीम इंडिया इंग्लैंड को हराकर लगातार दूसरे मैच जीतने के इरादे से उतरी थी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में राज्य के फेमस डॉट फेस्टिवल का आगाज हो चुका। मकर संक्रांति पर शुरू हुआ यह फेस्टिवल 29 जनवरी तक चलेगा।